वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है परागण या पॉलिनेशन। आज की इस वीडियो में हम परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार, परागण के साधन या माध्यम और परागण के लिए पादप में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का अध्ययन करेंगे। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो परागण। परागण का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म यानी आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन हेतु पुष्पों का निर्माण होता है। अगर हम एक पुष्प की संरचना को देखें तो पुष्प के अंदर पुंकेसर, स्त्री केसर या फिर पुमंग और जायांग होती है और इस पुमंग और जायांग में पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं। इसके अतिरिक्त फूल में दल और बाह्य दल यानी कैलिक्स और कोरोला पाए जाते हैं। तो फूल के जो पुंकेसर है इनका सबसे ऊपरी भाग परागकोश होता है और इन परागकोशों में पराग कणों का निर्माण होता है। और जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक का निर्माण स्त्री केसर का सबसे नीचे वाला भाग अंडाशय और अंडाशय में होते हैं बीजांड। तो बीजांड के अंदर निर्माण होता है मादा युग्मक का और पराग कणों के अंदर बनते हैं नर युग्मक। निषेचन की क्रिया तभी हो सकती है जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आए। तो पादप में पराग कोश से पराग कण मादा युग्मक तक पहुंचने से पहले वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये परागकण यहाँ से अंकुरित होते हैं और यहाँ से एक पराग नली अंडाशय और बीजांड से होकर यानी ओवेरी और ओव्यूल से होकर फीमेल गैमेट तक पहुंचती है। तो इन पराग कणों के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की इसी क्रिया को ही परागण कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो पुंकेसर के पराग कोश, पुंकेसरों के पराग कोश से पराग कणों का अंडक या फिर स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागण कहा जाता है। परागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यानी या तो परागकण अपने ही पादप के किसी पुष्प पर या उसी पुष्प पर गिर जाए, यानी पादपों के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए, तब तो यह कहलाएगा स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पादप के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचे तो उसको हम कहेंगे पर परागण। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वपरागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण की क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी, सजात पुष्पी परागण या जिटोनोगेमी। तो ऑटोगेमी क्या है और जिटोनोगेमी क्या है? तो जैसे ये एक पादप है और ये इस पादप का एक पुष्प है, ये इस पुष्प के पुंकेसर है और ये इस पुष्प की स्त्री केसर है। इसी पादप पर एक और पुष्प लगा हुआ है, ये इस पादप का पुंकेसर और ये इस पादप की स्त्री केसर। अब यहाँ से परागकण अगर अपने ही पुष्प की यानी उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तब तो इसको हम कहेंगे स्वयुग्मन। और यहाँ से परागकण उसी पादप के लेकिन दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो इसको कहेंगे सजात पुष्पी परागण। दोनों ही कंडीशन में पादप एक ही होता है लेकिन पुष्प एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो अगर वही पुष्प हो तो स्वयुग्मन और ज़्यादा पुष्प हो तो सजात पुष्पी परागण। तो अब हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयुग्मन। तो जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं अर्थात पुष्प अपने ही परागकणों से परागित हो जाते हैं तो इसे कहते हैं स्वयुग्मन। और स्वयुग्मन का एग्जाम्पल है मटर। मटर में वैक्सिलरी प्रकार का पुष्पदल विन्यास होता है
जिसमें एक दल इसका बहुत बड़ा, दो दल छोटे और दो दल और छोटे और आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो बड़ा दल और ये जो छोटे दल हैं, ये इस पुष्प के अंदर पाए जाने वाले पुंकेसर और स्त्री केसर को घेर लेते हैं, जिससे बाहर से कोई परागकण अंदर नहीं आ सकता है और पुष्प को केवल स्वयुग्मन ही करना पड़ता है। दूसरा है सजात पुष्पी परागण। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर स्थित या उसी पादप पर स्थित किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, यह परागण एक पौधे पर स्थित दो अलग अलग पुष्पों में होता है। आनुवांशिक रूप से तो यह स्वपरागण ही है, यानी पुष्प चाहे दो हो लेकिन पादप तो वही है। तो जितने भी आनुवांशिक गुण हैं वो सारे उसी पादप के होंगे। लेकिन आनुवांशिक दृष्टि से सजात पुष्पी परागण एक तरह का पर परागण होता है। क्यों? क्योंकि इसे भी वही सारे अनुकूलन पैदा करने पड़ेंगे जो पर परागण करने वाले एक पादप को करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों को पहुंचाने का काम या तो कोई कीट करेगा, या जल द्वारा होगा, या वायु द्वारा होगा। और इन कार्य के लिए और ये सभी युक्तियां हैं वो पर परागण के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो सजात पुष्पी परागण के लिए आपको ध्यान रखना है कि सजात पुष्पी परागण आनुवांशिक दृष्टि से तो स्वपरागण है, लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो ये एक तरह का पर परागण ही माना जाएगा। अब पर परागण, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाए तो इसे पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। और तकनीकी रूप से इसे सजात परागण या जीनोगेमी भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है, ये एक पादप, ये इसके पुंकेसर और ये इसकी स्त्री केसर। तो इस यानी ये एक पादप है और ये एक फूल इसका ये हो गया, एक फूल इसका ये हो गया। इसी जाति का ये कोई दूसरा पादप है, इसमें भी दो फूल लगे हुए हैं। मान लो ये पहले फूल के पुंकेसर स्त्री केसर, ये दूसरे फूल के पुंकेसर और स्त्री केसर। तो एक पादप से परागकण किसी मक्खी, मधुमक्खी या फिर जल या वायु द्वारा दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के दोनों पादप एक ही स्पीसीज या एक ही जाति के होने चाहिए। तो उस कंडीशन में इसे हम कहेंगे पर परागण। अगर ये दोनों अलग अलग स्पीसीज के हुए, जैसे यहाँ से मधुमक्खी ने परागकण लिए और कमल के पौधे की वर्तिकाग्र पर गिरा दिए, तो फिर इसे परागण नहीं माना जाएगा। यानी इस प्रकार के परागण में या तो परागकण अंकुरित ही नहीं होगा या फिर परागनली का निर्माण ही नहीं होगा। और अगर परागनली का निर्माण होता भी है तो वो इतनी धीरे वृद्धि करेगी कि तब तक अपनी ही जाति का कोई परागकण आकर वहां निषेचन की क्रिया संपन्न कर देगा। तो अब दोनों प्रकार के परागकणों को हम इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये एक ही जाति के दो पुष्प है। अब अगर ये जो पहला पादप है, इस पहले पादप में दो पुष्प लगे हुए हैं, अगर पहले पुष्प में अपने ही परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर गिर जाए, जैसे कंडीशन ए, तो इसको हम कहेंगे स्वयुग्मन। दूसरी कंडीशन में ए यानी जो पहला पुष्प है उसके जो परागकण है वो उसी पादप के दूसरे पुष्प पर गिर रहे हैं, तो ये कंडीशन बी हो गई, ये है सजात पुष्पी परागण। और तीसरी कंडीशन में पहले पादप के किसी भी पुष्प के परागकण दूसरे पादप की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे पर परागण। हम यहाँ स्वपरागण के सजात पुष्पी परागण में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो पुष्पों ने भाग लिया है। भले ही दोनों पुष्प एक ही पादप के हुए, लेकिन अनुकूलन इनको भी वही सारे करने पड़ेंगे जो कंडीशन सी यानी पर परागण वाले पादप को करने पड़ते हैं। अब हम देखते हैं पर परागण की विधियां। तो पर परागण में सामान्यतः दो पादप के पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है। दोनों पादपों के मध्य काफी अधिक दूरी हो सकती है। पादप स्थानबद्ध जीव होते हैं, तो ये अपने परागकणों को खुद लेकर वर्तिकाग्र तक नहीं जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्हें कई सारे जैविक और अजैविक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो पर परागण में परागकण के स्थानांतरण हेतु
कई बाह्य साधनों की आवश्यकता होती है। ये बाह्य साधन जैविक भी हो सकते हैं और ये बाह्य साधन अजैविक भी हो सकते हैं। यानी अजैविक के अंदर हम देखें तो वायु और जल, और जैविक में पक्षी, कीट और जंतु जैसे सांप और चमगादड़, तो ये सभी परागण कर सकते हैं। तो इन सभी के आधार पर परागण की इन विधियों को कुछ भागों में बांटा जाता है। जैसे सबसे सामान्य या जो आसान है वो है वायु परागण। वायु परागण को हम एनिमोफिली कहते हैं। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहा जाता है। वायु परागण वायु द्वारा होता है। वायु एक अजैव घटक है, इसलिए यहाँ पुष्प को रंग युक्त, गंध युक्त या मकरंद युक्त होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ परागण हेतु पादप को वो अनुकूलन करने पड़ेंगे ताकि इनमें वायु द्वारा परागण हो सके। जैसे अपने परागकणों को छोटे, हल्के, चिकने और शुष्क रखना है ताकि वो आसानी से उड़ सके। परागकणों की संख्या अधिक रखनी है ताकि परागण की संभावनाएं बढ़ सके। वायु द्वारा परागित होने वाले पादपों की, यानी जो पुष्प में वर्तिकाग्र होते हैं, वो वर्तिकाग्र भी पक्षमाभी ब्रश के समान श्लेष्मा युक्त होनी चाहिए ताकि वो पराग कणों को आसानी से पकड़ सके। तो वायु परागण के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जितनी भी घास है, मक्का है, इन सभी में वायु परागण ही पाया जाता है। जैसे ये मक्के का डायग्राम है, तो मक्के के डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मक्के में ऊपर तो लगे हुए हैं नर पुष्प और नीचे लगे हुए हैं मादा पुष्प, जिन्हें बाद में हम भुट्टा कहते हैं। तो नर पुष्पों से हवा द्वारा बहुत बड़ी संख्या में परागकण है वो नीचे गिरते हैं और ये जो परागकण है वो किसी अन्य मक्के के पौधे की वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और यहाँ परागण के दौरान साधन वायु होती है, इसीलिए इसे हम एनिमोफिली या वायु परागण कहते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं जल परागण की। तो जब पराग कणों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है तो इसे हम जल परागण कहते हैं। और जल परागण करने वाले जो पादप हैं वो सामान्यतः जलीय होते हैं। तो सामान्यतः जो जलीय पादप है वो जल परागण करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पादप भी हैं जो जल यानी जलीय पौधे होते हैं लेकिन उनमें कीट या वायु परागण भी पाया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जल परागित जो पादप हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। यानी यह है जल का स्तर। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये जल का स्तर है, तो यहाँ पर एक तो पादप वो होगा जो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ होगा, जैसे वेलिस्नेरिया, तो इसको हम कहेंगे जल निमग्न पादप। और दूसरा होगा ऐसा पादप जिसका कुछ हिस्सा आंशिक रूप से पानी में डूबा हुआ है और कुछ पानी से बाहर है। तो ऐसे पादप हैं जैसे निम्फिया है, तो इनमें कीट या वायु परागण ही पाया जाता है, जबकि ये पादप जलीय होते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नहीं होते। लेकिन हम बात करें वेलिस्नेरिया की और हाइड्रिला की तो इनमें पूरी तरह से जल परागण ही पाया जाता है। तो ये जैसे वेलिस्नेरिया का डायग्राम है, तो ये पूरी तरह से जल निमग्न पादप है। तो इसमें जो मेल फ्लोअर है वहाँ से परागकण निकलते हैं और ये मादा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कीट परागण। तो अनेक प्रकार के कीट जैसे मधुमक्खी, और सामान्यतः 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा ही होता है। मधुमक्खी के अलावा अन्य प्रकार के कीट है वो भी कीट परागण करते हैं। लेकिन कीट परागण में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कीट जीव होते हैं, इसलिए कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग की, गंध की, मकरंद की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए जितने भी कीट परागित पादप होते हैं वो रंगीन, चमकदार, यानी उनके पुष्प रंगीन, चमकदार, मकरंद युक्त और गंध युक्त तथा आकर्षक यानी एट्रैक्टिव होते हैं ताकि कीट ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ओर एट्रैक्ट हो सके। तो एग्जाम्पल है सरसों, साल्विया, आर्किड, आक। तो ऐसे बहुत सारे पादप है जिनमें कीट परागण पाया जाता है। तो सिंपल हम देख सकते हैं जैसे एक पुष्प है, यहाँ पर कोई मक्खी या मधुमक्खी या और कोई कीट आता है, परागकण उनसे चिपक जाते हैं और वही कीट जब किसी दूसरे पादप के पुष्प तक जाता है तो वहाँ वो इन परागकणों को गिरा देता है या वो गिर जाते हैं स्टिग्मा की ओर और परागण की क्रिया है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद अब हम कुछ विशेष प्रकार के परागकणों की बात करते हैं। परागण जैसे ऑर्निथोफिली यानी पक्षी परागण। तो कुछ पक्षी है जैसे गुंजन पक्षी यानी हैमिंग बर्ड और शकरखोरा। तो सनबर्ड, हैमिंग बर्ड
ये ऐसे पक्षी होते हैं जो कई सारे पादपों की ओर आकर्षित होते हैं और अपनी चोंच से उनके मकरंद को चूसते हैं और अपना पोषण करते हैं। उसी दौरान उनकी चोंच से परागकण चिपक जाते हैं और ये जो परागकण है वो किसी दूसरे पादप पर जब वो जाते हैं तो वहाँ पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। तो इस विधि को हम पक्षी परागण कहते हैं। पक्षी परागण करने वाले जो प्रमुख पक्षी है उनमें गुंजन पक्षी यानी हैमिंग बर्ड, शकरकोरा यानी सनबर्ड। और कौन कौन से पादपों में पक्षी परागण पाया जाता है तो सेमल, बिग्नोनिया, पलाश, रक्त मदार। तो ये कुछ ऐसे पादप है जिनमें पक्षी परागण पाया जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं चेरोप्टेरोफिली यानी चमगादड़ परागण। तो चमगादड़ हम सब जानते हैं रात्रि में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी है। तो बहुत से चमगादड़ मकरंद और कीट पतंगों की खोज में पुष्पों तक आ जाते हैं। और कुछ पादपों में पुष्प ऐसे हैं जो रात्रि के समय खुलते हैं और जिनमें अधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होता है। तो ऐसे पुष्पों की ओर चमगादड़ आकर्षित होते हैं जैसे कदम्ब और कचनार। तो चमगादड़ इनकी ओर आकर्षित होते हैं, चमगादड़ से इनके परागकण चिपक जाते हैं। जब वही चमगादड़ किसी अन्य पुष्प की ओर जाता है तो वहां उसकी वर्तिकाग्र पर परागकण गिर जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है और चमगादड़ से होने के कारण इसे चमगादड़ परागण कहा जाता है। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जैसे एक चमगादड़ है जो एक पुष्प की ओर आकर्षित होकर आता है और यहीं से परागकण इसके ऊपर चिपक जाते हैं। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं परागण हेतु अनुकूलन। तो कुछ पादप स्वपरागण करते हैं, कुछ पादप परपरागण करते हैं। तो पिछले हजारों सालों से पादपों ने अपने अंदर ऐसे अनुकूलन या ऐसी युक्तियां पैदा कर ली है जिससे या तो उनमें स्वपरागण को बढ़ावा मिलता है या उनमें परपरागण को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वपरागण करने के लिए पादप ने अपने अंदर कौन कौन से अनुकूलन है वो पैदा किए हैं। तो सबसे पहला जो अनुकूलन है वो है उभयलिंगिता, यानी पादप में स्वपरागण, और स्वपरागण में भी मोस्टली स्वयुग्मन तभी होगा जब एक पादप के पुष्प में दोनों ही तरह के जननांग हो। तो अगर पादप में दोनों जननांग होंगे तो उसमें परपरागण की जगह स्वपरागण की संभावना बढ़ जाएगी, जैसे मटर। उसके बाद में अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो वो है समकाल पक्वता, यानी एक पुष्प है जिसमें पुंकेसर पहले बन जाता है और स्त्रीकेसर बाद में बनता है या दोनों का समय अलग अलग है, तो ऐसे पादप कभी स्वपरागण नहीं कर सकेंगे। तो स्वपरागण तभी होगा जब एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों का मैच्योरेशन एक टाइम पर हो, यानी जिस समय परागकोश से परागकण निकल रहे हो उसी समय अंड कोशिका भी बन जाए ताकि निषेचन की संभावना बढ़ जाए। तो समकाल पक्वता का सिंपल सा अर्थ है जब पुमंग और जायांग का परिपक्वन एक साथ हो। तो एग्जाम्पल है मीराबिलस, जलापा या सदाबहार। उसके बाद में अनुन्मील्यता। तो बहुत से पादप ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ऐसे पुष्प बनते हैं जो कभी खिलते ही नहीं हैं। तो ऐसे पुष्पों को हम अनुन्मील्य पुष्प कहते हैं और उन पुष्पों का ये गुण अनुन्मील्यता कहलाता है। तो ऐसे पादप के पुष्प हमेशा बंद रहते हैं। तो अगर ये पुष्प हमेशा बंद रहते हैं तो बाहर से परागकण आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये पराग यानी ये जो पुष्प है वो सिर्फ और सिर्फ स्वपरागण ही कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वायोला और कनकोआ। तो वायोला और कनकोआ में ऐसे पुष्प भी होते हैं जो कभी खिलते नहीं हैं। तो ऐसे पुष्पों को अनुन्मील्य पुष्प और ये गुण अनुन्मील्यता कहलाता है। तो उभयलिंगिता यानी द्विलिंगिता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता, ये दोनों ही एक पादप के अंदर स्वपरागण को तो बढ़ावा देते हैं और परपरागण को रोकते हैं। तो इसी प्रकार कुछ पादपों ने अपने अंदर ऐसे अनुकूलन भी पैदा किए हैं जो परपरागण को बढ़ावा देते हैं और स्वपरागण को रोकते हैं। जैसे सबसे पहला गुण है सेल्फ स्टेरिलिटी यानी स्वबंध्यता। तो कुछ पादप ऐसे होते हैं कि अगर उनकी वर्तिकाग्र पर अपना ही परागकण गिर जाए तो वो अंकुरित ही नहीं होता है। तो इसे हम कहते हैं स्वबंध्यता, यानी अपने ही परागकणों से पादप बंध्य होता है। तो अपना ही परागकण अगर वर्तिकाग्र पर गिर जाए तो वो अंकुरित ही नहीं होता है। तो फिर कोई दूसरा परागकण आकर गिरेगा और वो ही अंकुरित होगा। इसका एग्जाम्पल है राखी बेल, अंगूर और पिटूनिया।
उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उभयलिंगिता स्वपरागण हेतु एक अनुकूलन था। तो एक लिंगिता पर परागण हेतु एक अनुकूलन है, यानी ऐसा पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर है या ऐसा पुष्प जिसमें केवल स्त्री केसर है, तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहेंगे। तो एक लिंगी पुष्प है वो हमेशा स्वपरागण ही करेगा, यानी वो स्वक युग्मन कभी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई पादप है जिसका पुष्प एक लिंगी है लेकिन फिर भी वो पादप द्विलिंगी हो सकता है। जैसे हम बात करें, ये एक लौकी की बेल है, तो इस बेल पर यहाँ पर तो ये एक नर पुष्प है और यहाँ पर एक मादा पुष्प है, यानी एक ही पादप पर दोनों पुष्प है। तो फिर पुष्प तो एक लिंगी है लेकिन पादप द्विलिंगाश्री है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल ले मक्के का, मक्के में ऊपर नर पुष्प है तो नीचे मादा पुष्प भी है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पादप के पुष्प तो एक लिंगी है पर यह पादप द्विलिंगी है। तो ऐसी कंडीशन में एक लिंगी पुष्प वाले पादप स्वक युग्मन तो नहीं कर सकते लेकिन ये सजात पुष्पी परागण फिर भी कर सकते हैं, जिसे हम स्वपरागण ही मान सकते हैं। इसीलिए हम पहले पढ़ चुके हैं कि सजात पुष्पी परागण आनुवांशिक रूप से तो स्वपरागण होता है लेकिन पारिस्थितिक दृष्टि से ये परपरागण ही होता है, क्योंकि एक लिंगिता गुण है परपरागण का, लेकिन फिर भी एक लिंगी पुष्प वाले पादप स्वपरागण कर सकते हैं। उसके बाद अब हम आगे बात करें तो नेक्स्ट है भिन्न कालपक्वता। वहाँ हमने पढ़ा समकालपक्वता। समकालपक्वता का सिंपल सा अर्थ है कि जब पुंकेसर और स्त्री केसर का डेवलपमेंट एक साथ हो तो पादप स्वपरागण करेगा, लेकिन अगर दोनों का डेवलपमेंट एक साथ हो ही नहीं रहा है तो फिर पादप की मजबूरी है कि उसे परपरागण ही करना पड़ेगा। भिन्न कालपक्वता दो तरह की हो सकती है। दो तरह की कैसे? या तो पुंकेसर का डेवलपमेंट पहले होगा या फिर स्त्री केसर का डेवलपमेंट पहले होगा। तो अगर किसी पादप में पुमंग यानी उसके एंड्रोसियम पहले डेवलप करे तो फिर उसको पूर्वता या प्रोटो एंट्री कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल गुड़हल और कपास, सूरजमुखी। इसी प्रकार अगर किसी पुष्प में या किसी पादप में स्त्री केसर पहले डेवलप करती है या जायांग पहले डेवलप करती है तो इसे स्त्री पूर्वता या प्रोटो गायनी कहते हैं। तो जब पादप में प्रोटो एंट्री होती है तो पुंकेसर तो तैयार होते हैं लेकिन स्त्री केसर तैयार ही नहीं होती। इसी प्रकार जब पादप में प्रोटो गायनी हो रहा है तो स्त्री केसर तो तैयार है लेकिन पुंकेसर तैयार ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पादप कभी भी स्वपरागण नहीं कर सकता। तो इनके एग्जाम्पल है गुड़हल कपास और इनके एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के पादप। तो यहाँ पर हम स्वपरागण और परपरागण के अनुकूलनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।